students. We are today looking at test paper solution for inventories chapter. Test paper solution for inventories chapter. First question is objective question. True or false आपको बताना है. First, proprietor of shop feels that he has made a loss due to closing stock being zero. See, closing stock zero है, that doesn't implies यहां पे प्रॉफिट या लॉस है. सपोज मैंने जितना भी गुड्स खरीदा है सारा बेच दिया है तो भी क्लोजिंग स्टॉक जीरो होगा, बट दैट डजंट मीन मैंने गुड्स प्रॉफिट करके नहीं बेचा है. तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जीरो है, दैट डजंट मीन कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है. देयर कैन बी प्रॉफिट और लॉस. सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. इन्वेंट्री इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. If you remember, what is working capital equal to? Working capital equals to current assets minus current liability. Working capital मतलब current asset minus current liability. तो अगर ये लोग बोल रहे हैं इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो यस, इट इज डेफिनेटली पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इट इज योर करंट एसेट. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज अंडर कास्ट, it will decrease profit of previous year. They are not talking of profit of this year, they are talking of profit of previous year. Now opening inventory, इस साल का ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर के लिए क्या है? सर, इस साल जो ओपनिंग स्टॉक है लास्ट ईयर वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा. मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट है. एंड इफ यू रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट. क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट है तो प्रॉफिट भी अंडर कास्ट ही होगा ना. तो इवन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट. अंडर इन्फ्लेशन कंडीशंस, दैट इज राइजिंग प्राइसेस, FIFO मेथड विल शो लोअर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड लोअर इनकम. फॉल्स. राइजिंग प्राइसेस है तो कौन सा गुड्स इन्वेंट्री में बचेगा? पहले खरीदा वो पहले बेच दिया, जो पहले परचेज किया है वो पहले बेच दिया है, तो जो लास्ट में खरीदा है वो स्टॉक में बचा होगा. लास्ट में खरीदा है वो स्टॉक में बचा होगा, तो वो कम प्राइस वाला होगा कि ज्यादा प्राइस? सर, प्राइसेस तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो लास्ट में जो खरीदा है वो तो ज्यादा प्राइस में खरीदा वो स्टॉक है. मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लोअर होगा? नहीं सर, इट विल बी ऑफ मोर प्राइस. सेकेंडली, कौन सा स्टॉक बेचा आपने? विच स्टॉक इज सोल्ड? सर, जो पहले खरीदा था वो पहले बेचा है. मतलब कम प्राइस वाला बेचा है कि ज्यादा प्राइस वाला? कम प्राइस वाला बेचा है. पहले तो कम प्राइस में खरीदा था ना. कम प्राइस वाला पहले बेचा है, मतलब पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम था. इफ कम प्राइस का गुड्स इशू किया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल्स का डिफरेंस ज्यादा होगा ना, मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज अंडर इन्फ्लेशन कंडीशंस FIFO method will show higher inventory valuation and higher income. Correct? Damaged inventory are valued at net realizable value. Obviously yes. Since inventory is damaged, it is going to realize less. कम प्राइस रियलाइज होगा, तो जो भी डैमेज्ड इन्वेंट्री का रियलाइजेबल वैल्यू होगा दैट इज बाउंड टू बी मच लोअर देन कॉस्ट. तो डैमेज्ड इन्वेंट्री शुड बी ऑलवेज वैल्यूड एट net realizable value only, on the assumption the net realizable value is going to be less than cost. Okay sir. Question 2, find closing inventory in following cases. पहला दिया है एवरेज स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक इज 4,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक. Question 2, average stock is rupees 20,000 and closing stock is, they are saying closing stock is 4,000 more than opening stock. So closing stock is nothing but opening stock plus 4,000.
ये इंफॉर्मेशन दिया है। हम लोग अगर मान लें क्लोजिंग स्टॉक x रुपीस है, लेट क्लोजिंग स्टॉक बी x, क्योंकि हमको क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? व्हाट विल बी ओपनिंग स्टॉक देन? Sir, it will be x minus 4,000. What will be opening stock? It will be x minus 4,000. Opening stock closing stock से 4,000 कम है। अब एवरेज स्टॉक हमको दिया है। एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज स्टॉक इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। एवरेज स्टॉक 20,000 गिवन है, दैट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x माइनस 4,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। 2 इस तरफ ले आते हैं तो 40,000 इज इक्वल टू 2x माइनस 4,000 और 2x इज इक्वल टू 44,000। तो x का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 22,000 मिल जाएगा हमको। x का वैल्यू या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 22,000 मिल जाएगा हमको। पॉइंट समझ में आया? यस सर। थोड़ा लॉजिकली सोचो तो दिस इज ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। द टोटल डिस्टेंस इज 4,000। ओपनिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, सो द टोटल डिफरेंस, टोटल डिस्टेंस between opening stock and closing stock is 4,000. So can we say average stock is somewhere in between? Average stock कहीं पे बीच में है, मतलब average stock is equidistant from opening and closing stock, दोनों से equal distance पे है। अगर total difference 4,000 का है तो average और opening stock का difference half होगा, opening stock और closing stock का difference भी half होगा। 4,000 का half कितना होगा? 2,000 होगा ना। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं एवरेज स्टॉक माइनस 2,000 इज ओपनिंग स्टॉक एंड एवरेज स्टॉक प्लस 2,000 इज क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक प्लस हाफ डिफरेंस इज क्लोजिंग स्टॉक एंड एवरेज स्टॉक माइनस हाफ डिफरेंस इज ओपनिंग स्टॉक। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट सर। थर्ड क्या दिया है? थर्ड, अब ध्यान से पढ़ना है। थर्ड, सॉरी सेकेंड ध्यान से पढ़ना है। टोटल इन्वेंट्री इज 56,400 इंक्लूडिंग डैमेज्ड गुड्स ऑफ 2,100। डैमेज्ड गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर 1,800 बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 500 इन फ्यूचर। सी, डैमेज्ड गुड्स का कॉस्ट कितना है? 2,100। कॉस्ट ऑफ डैमेज्ड गुड्स जो हमारे इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है, दैट इज हाउ मच? 2,100। करेक्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ डैमेज्ड गुड्स कितना दिया है? सेलिंग प्राइस ऑफ डैमेज्ड गुड्स इज 1,800 सर। वो डैमेज्ड गुड्स को बेचने पे कितना मिल सकता है? 1,800। लेकिन वो डैमेज्ड गुड्स को बेचने के लिए अभी 500 का खर्चा और करना पड़ेगा, किया नहीं है। वो डैमेज्ड गुड्स को बेचने के लिए अगर कोई खर्चा करना पड़े तो वो खर्चा तो हम इसकी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर सकते हैं। नेट कितना रियलाइज हो सकता है डैमेज्ड गुड्स बेच के? लेस एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। वो खर्चे जो अभी इनकर किए नहीं है, जो इनकर करने पड़ेंगे ये डैमेज्ड गुड्स को बेचने के लिए, 500। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1,300 इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डैमेज्ड गुड्स? 1,300 is net realizable value of damaged goods.
तो डैमेज्ड गुड्स का कॉस्ट 2100 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1300 है। हम इन्वेंट्री क्या प्राइस पे शो करेंगे, कॉस्ट या एनआरवी? सर दोनों में से जो लेस होगा। गुड्स क्या प्राइस पे शो करेंगे, कॉस्ट या एनआरवी? सर दोनों में से जो भी लेस होगा। मतलब हमें डैमेज्ड गुड्स 1300 पे शो करने पड़ेंगे। अभी हमारी इन्वेंट्री में कितना है, 2100, शो कितने पे करना है, 1300। मतलब हमें अपनी इन्वेंट्री का वैल्यू 1300 कम करना है। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, cost of inventory presently given is 56,400 less reduction in value of damaged goods, reduction in value of damaged goods 800, so 55,600 will be the value of inventory shown in our books, correct? समझ में आया? यस सर। अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन, आपको एक स्टॉक शीट, स्टॉक रजिस्टर दिया हुआ है। स्टॉक शीट या स्टॉक रजिस्टर में क्या इंफॉर्मेशन दिया है, रिसीट साइड ओपनिंग बैलेंस पहले दिया है। कितना है ओपनिंग बैलेंस, 1000 अमाउंटिंग टू 12,000, मतलब पर यूनिट प्राइस 12 रुपीज हो गया। फिर 84 को 1000 में से 550 इशू कर दिया है। अभी तो कोई मेथड अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं था, खाली ओपनिंग बैलेंस ही था हमारे पास। तो वो 500 जो इशू किया होगा वो 12 रुपीज वाला ही इशू किया होगा ना हमने। तो 550 इंटू 12 आप देख सकते हो 6600 आता है। 1000 में से 550 इशू कर दिया, कितना बैलेंस बच गया, 450 बच गया है सर, एट 12 रुपीज। तो 450 इंटू 12 5400, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देयर आर टू न्यू परचेजेस। 13 अप्रैल को 1100 यूनिट्स परचेज किया है, अमाउंट 11,000 है, मतलब एट 10 रुपीज परचेज किया है। 1100 टोटल अमाउंट 11,000, तो 11,000 डिवाइडेड बाय 1100, 10 रुपीज इज प्राइस पर यूनिट। 25 अप्रैल को 300 यूनिट्स और परचेज किया है एट टोटल 3900, तो वापस 3900 डिवाइड बाय 300, 3900 डिवाइड बाय 300, 13 रुपीज इज द प्राइस पर यूनिट। तो हमारे पास तीन अलग अलग स्टॉक हो गया। अब एक जो ओपनिंग स्टॉक में से बच गया था, ओपनिंग बैलेंस में से बच गया था 450 एट 12 रुपीज, हम लिखते जाते हैं। हमारे पास पड़ा क्या है, बैलेंस लेफ्ट बिफोर लास्ट इशू वी वर हैविंग 450 यूनिट्स, जिसका रेट पर यूनिट 12 था, 5400। हमने फिर 1100 यूनिट्स परचेज किया एट 10 रुपीज, और फिर 300 यूनिट्स हमने दूसरा परचेज किया एट 13 रुपीज, करेक्ट? नाउ 1650 यूनिट्स आर इशूड। टोटल कितना यूनिट्स इशू किया है हमने, 1650 यूनिट्स इशू किया है, और वो इशू का टोटल अमाउंट 17,700 है। मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी मेथड। तो हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो इशू किया है 1650 यूनिट्स, ये कौन सी मेथड से 17,700 अमाउंट आता है। बाय विच मेथड इफ यूनिट्स आर इशूड द इशू अमाउंट कम्स टू 17,700, तो ही क्लोजिंग इन्वेंटरी पता चलेगा ना हमको कि कौन सा यूनिट्स बच गया है हमारे पास। मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है, तो वी विल हैव टू सिंपली फॉलो ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, तीनों मेथड से इशू का प्राइस डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं किससे मैच होता है। तो हम लोग पहले डिसाइड करते हैं इशू प्राइस बाय लीफो मेथड।
लीफो मेथड अगर फॉलो किया है, कितना यूनिट्स इशू किया है फ्रेंड्स? 1650, 1650। लीफो मेथड फॉलो किया है तो पहले लास्ट वाला इशू किया होगा 300 एट द रेट ऑफ 13, फिर ये 1100 इशू किया होगा सर एट द रेट ऑफ 10, टोटल हो गया 1400। तो बाकी का 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 इशू किया होगा, 250 एट द रेट ऑफ 12। टोटल इशू कितने का होता है? 11, 314, 317,900। मतलब लीफो मेथड से तो हमारा इशू प्राइस मैच नहीं हो रहा है सर। फीफो मेथड ट्राई करते हैं। इशू प्राइस बाय फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमने 1650 यूनिट्स इशू किया है, सबसे पहले 450 यूनिट्स इशू किया होगा, 450 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12, फिर 1100 यूनिट्स इशू किया होगा ऑफ रुपीज 10। 1100 एंड 450 टोटल कितना हो गया सर? 1550। इशू कितना करना है? 1650। तो रिमेनिंग 100 यूनिट्स लास्ट परचेज में से लिया होगा ना हमने, रिमेनिंग 100 यूनिट्स लास्ट परचेज में से लिया होगा हमने ऑफ रुपीज 13, टोटल 17,700। तो कॉस्ट ऑफ इश्यूज 17,700 फीफो मेथड से मैच हो रहा है ना हमारा। मतलब हमने ये 450 यूनिट्स इशू कर दिया है, 1100 यूनिट्स पूरा इशू कर दिया है, 300 में से 100 यूनिट्स इशू कर दिया है। तो इन्वेंट्री में क्या बच गया? इन्वेंट्री लेफ्ट is 200 units at the rate of 13, that is rupees 2600. That is your answer. यही पूछा है आपको, बैलेंस कितना बच गया है। तो वी आर लेफ्ट विथ 200 यूनिट्स एट रुपीज 13, टोटल कम्स टू 2600। समझ आया? यस सर। फीफो मेथड से भी मैच नहीं करता तो अगेन वेटेड एवरेज से ट्राई करते, मैच नहीं करता तो सिंपल एवरेज से ट्राई करते, किसी ना किसी से तो मैच करता ही। ओके सर, नेक्स्ट, फोर्थ, Sterling Limited revealed following information on 31st March. ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज एंड सेल्स दिया है, फिर दिया है गुड्स वर्थ रुपीज 60,000 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड्स। अगेंस्ट द क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 40,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 25%। क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च को कितना होगा वो पूछा है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछा जाए तो सिंपलेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March. अच्छा, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? वी आर गिवन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1,60,000। What information is already given? ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,60,000, परचेज दिया है 3,20,000। बट सर ये जो 3,20,000 का परचेज है, इसमें से 60,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड है। गुड्स डिस्ट्रॉयड का सोचो एंट्री क्या पास किया होगा सर? लॉस बाय फायर डेबिट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। वो गुड्स जो डिस्ट्रॉयड है वो आपकी परचेज को कम कर देगा ना। वो गुड्स आया ही नहीं हमारे पास, वो गुड्स अवेलेबल ही नहीं है फॉर सेल, तो परचेज में से माइनस कर देंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड। या आप यहां माइनस नहीं करना चाहते हो तो यू मे सिंपली शो दिस ऑन क्रेडिट साइड, आप उसको क्रेडिट साइड शो कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, सेल्स दिया है, सॉरी सेल्स 4 लाख,
Sales given is 4 lakh. Gross profit is 25% of your sales. So gross profit is 25% of 4 lakh. Gross profit comes to 1 lakh. Balancing figure will be your closing stock. 2, 3, 420, 520 minus 4 lakh. Closing stock comes to 1,20,000. Closing stock is your balancing figure here. 1,20,000. Debit side total minus credit side total. Closing stock 1,20,000 आ जाएगा. I hope you are getting this. Question 3. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है. A dealer of construction material, due to unavoidable reasons, took physical inventory on 11th of April. The cost of stock was 4,20,000, which is including goods received on consignment. तो फिजिकल स्टॉक 11th अप्रैल को कितना दिया है हमें? फिजिकल स्टॉक on 11th of April is 4,20,000 given. Physical stock on 11th April is 4,20,000. The dealer received goods costing 1 lakh in March for sale on consignment basis. हमें goods consignment basis पे बेचने के लिए मिल रहे हैं. We are receiving goods on consignment. So we are here acting as agent. हमें ओनर अपना गुड्स बेचने के लिए दे रहा है. तो ये 1 लाख का गुड्स जो कंसाइनमेंट पे मिला है, क्या ये हमारी ओनरशिप का है? क्या ये हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए? नो सर. तो ये जो 1 लाख का गुड्स ऑन कंसाइनमेंट हमें मिला है, ये हमारे स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, पूरा निकाल देना पड़ेगा. यस सर. ये लोग आगे बोल रहे हैं 20% of goods have been sold before 31st March. 60% of the goods sold between 1st and 10th April. 20% गुड्स 31st मार्च से पहले बिक गया था, ये कंसाइनमेंट वाला गुड्स. 60% गुड्स 1st और 10th अप्रैल के बीच में बिक गया था. अच्छा, हमने फिजिकल स्टॉक कब लिया? हमने फिजिकल स्टॉक लिया 11th अप्रैल को. जिस दिन हम फिजिकल स्टॉक लेने गोडाउन में गए, ये कंसाइनमेंट वाला गुड्स क्या पूरा का पूरा हमारे गोडाउन में पड़ा था? क्या 11th अप्रैल को ये पूरा स्टॉक हमारे पास गोडाउन में पड़ा था? नहीं सर. 20 and 60, 80% of these goods were already sold. 80% ये गुड्स तो ऑलरेडी बिक चुका था. मतलब 11th अप्रैल को ये गुड्स का 20% पोर्शन ही हमारे स्टॉक में पड़ा था. क्या ये गुड्स का कोई भी हिस्सा हमारे 31st मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं. तो जितना इंक्लूड हो गया है उतना निकाल देना है. पूरा 1 लाख इंक्लूड हुआ क्या? नहीं. कितना पोर्शन इंक्लूड हुआ? सर 80% तो ऑलरेडी बेच दिया था. 20% जो गोडाउन में पड़ा है वो इंक्लूड हुआ होगा. तो वो 20% गुड्स हमको निकाल देना है. माइनस कर देंगे. गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट. वन लाख का टोटल गुड्स मिला था और उसका 20% ही अनसोल्ड है. तो 20,000 हमें अपने स्टॉक में से हटा देना है. 4 लाख विल बी स्टॉक ऑन 31st मार्च. मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन. ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 मार्च का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च का, परचेज किया है 3,40,000 ऑन क्रेडिट. ड्यूरिंग मार्च कंपनी ने 3,50,000 सप्लायर्स को भी पेमेंट दिया है. गुड्स हम बेच रहे हैं, एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. सेल्स कितना होगा? नाउ फ्रेंड्स, सेल्स इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट. अगर आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो गुड्स बेचा है उसकी कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो सेल्स मिल जाएगा.
तो हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 गिवन है, करेक्ट। परचेज 3,40,000 दिया है। हाउ मच इज पेमेंट गिवन टू सप्लायर्स, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पेमेंट तो प्रीवियस पीरियड की परचेस का भी दिया हो सकता है ना, तो वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाट पेमेंट इज गिवन टू सप्लायर्स। कितना पैसा सप्लायर को दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक इज 1,80,000 प्लस परचेज 3,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 1 lakh. So 4,20,000 is cost of goods sold, and cost of goods sold plus profit. How much is profit, friends? How much is profit? Sir, profit is 25% above cost. 25% of cost, matlab 25% of this amount only. 4,20,000 का 25%. 5,25,000 is your sales. करेक्ट। तो आप लोग पॉज करके इतना कॉपी कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question 4, friends. Question 4. FI Limited conducts physical stock taking every year. At the end of accounting year, owing to certain difficulties, it was not possible for it to conduct physical stock taking at the end of the accounting year, that is 30th June. Physical stock was taken on 8th of July when it was valued at 34,500. 8th of July का फिजिकल स्टॉक दिया है, हमको 30th जून का फाइंड करना है। लेकिन क्या फाइंड करना है? लास्ट लाइन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग क्लियरली वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स इन एफआई लिमिटेड्स फाइनल अकाउंट्स। कौन सा स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में शो किया जाएगा? बुक वैल्यू की फिजिकल वैल्यू? ऑब्वियसली बुक्स में कौन सा स्टॉक शो किया जाएगा? बुक वैल्यू। तो हमें कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून, करेक्ट। Physical stock on 8th of July is given. Physical stock on 8th of July is 34,500. Physical stock on 8th of July is 34,500. Now, following transactions took place during 1st July and 8th of July. पहला, net sales during the period पर 9340. Net sales during this period कितना हुआ? 9340. These goods were sold at a usual rate of gross profit of 25% on cost, except goods which realized 840 on the basis of 20% profit on cost. See, net sales. Sales during this period मतलब 1st जुलाई से 8 जुलाई के बीच में हम गुड्स बेच चुके हैं. We have already sold goods. We are given stock on 8th of July. 8 जुलाई stock is given. Find करना है stock on 30th June. Now, first case में they are saying sales during this period. Sales during this period. Goods are already sold. If goods are sold, क्या वो goods 8th जुलाई के स्टॉक में है? बिक गया है, बेच दिया है, तो वो 8th of जुलाई के स्टॉक में है क्या?
नहीं सर, वो तो चला गया हमारे पास से। 30 जून के स्टॉक में होना चाहिए। 30 जून तक बेच दिया था क्या? 30 जून तक नहीं बेचा था सर, उसके बाद बेचा है। 30 जून तक नहीं बेचा था, मतलब 30 जून तक वो गुड्स हमारे पास ही पड़ा था, तो 30 जून के स्टॉक में होना चाहिए। यस, होना चाहिए। 8 जुलाई के स्टॉक में नहीं है, 30 जून के स्टॉक में होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, सेल्स एट सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे क्या? विल यू इंक्लूड सेल्स एट सेलिंग प्राइस? नो। हमको ये जो गुड्स बेचा है इसका कॉस्ट डिसाइड करना पड़ेगा ना। वी विल हैव टू डिसाइड कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स सोल्ड। टोटल सेल्स 9340 है। विल डिवाइड द सेल्स इनटू टू पार्ट्स। 9340 में से देयर इज सम सेल्स विच इज ऑफ 840, रियलाइज्ड 840, मतलब सेलिंग प्राइस 840 है। ये सेल्स में प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। वापस से दिमाग लगाओ, 20% मतलब क्या सर? 20/100, 1/5। 20% मतलब 20/100, 1/5 ऑन कॉस्ट, तो इट विल बी 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। तो 840 में से हमें कितना प्रॉफिट माइनस करना है? 1/6। करेक्ट। रिमेनिंग सेल्स 9340 माइनस 840, रिमेनिंग सेल्स 8500 है। रिमेनिंग सेल्स 8500 है। वो रिमेनिंग सेल्स में प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स। 1/5 ऑन सेल्स, तो 8500 माइनस 1/5, दैट इज 6800 आई सपोज। 840 माइनस 1/6, दैट इज 700 आई सपोज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 7500 मिल जाएगा हमको। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 7500 आएगा। क्लियर? 9340 का टोटल सेल्स है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8500 एंड 840, क्योंकि दोनों सेल्स में रेट ऑफ प्रॉफिट डिफरेंट था। करेक्ट। सिमिलरली, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 7500, of which 800 worth of goods were delivered only on 10th of July. परचेज किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, परचेज किया है मतलब गुड्स मिल गया हमको, तो हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड है क्या? यस, गुड्स आया हमारे पास, तो 8th ऑफ जुलाई के स्टॉक में इंक्लूडेड है। यस। सोचो थोड़ा, पूरा 7500 इंक्लूडेड है क्या? पूरा 7500 का स्टॉक 8th जुलाई तक आपके पास आ गया था क्या? नहीं, 800 का स्टॉक आपको 10th को मिला है, मतलब 8th ऑफ जुलाई तक वो 800 रुपए का स्टॉक आपके पास नहीं आया था, मतलब 8th ऑफ जुलाई तक 6700 का स्टॉक आपके पास आ गया था। 1st जुलाई से 8th जुलाई के बीच में 6700 का स्टॉक आपको मिला है, तो वो 6700 का स्टॉक आपके गिवन स्टॉक में इंक्लूडेड है। क्या ये स्टॉक 30 जून को था आपके पास? नहीं सर, 30 जून को ये खरीदा नहीं था, 30 जून के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 8 जुलाई 8 जुलाई के स्टॉक में है, लेकिन 30 जून के स्टॉक में नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, लेस परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। कितना इंक्लूड हो गया है सर? 6700 इंक्लूड हो गया है, तो 6700 हम लोग माइनस करेंगे। थर्ड, सेल्स रिटर्न, गुड्स वापस आया, जो बेचा था उसमें से वापस आया। सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड 1500 है। अच्छा, गुड्स वापस आ गया, बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, हमारे पास आ गया है, तो 8 जुलाई के स्टॉक में है क्या वो? यस। सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड, गुड्स केम बैक टू अस बिफोर 8th ऑफ जुलाई। यस, तो 8th ऑफ जुलाई के स्टॉक में है। 30 जून तक वापस आ गया था क्या?
30 जून तक वापस आ गया था क्या? नहीं सर। तो 30 जून के स्टॉक में होना चाहिए क्या? नहीं। 8 जुलाई के स्टॉक में है क्योंकि गुड्स आ गया है वापस। 30 जून के स्टॉक में नहीं होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना, लेस कर देंगे। सेल्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, सेल्स रिटर्न को भी उसकी कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो दे आर सेइंग ये जो 1500 का गुड्स रिटर्न है, इसमें से 50% गुड्स में ये वाला प्रॉफिट है, 20% ऑन कॉस्ट वाला प्रॉफिट है। 1500 का हाफ 750, 750 के गुड्स में प्रॉफिट कितना है? 20%, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल्स। 750 में से 1/6 आपका प्रॉफिट है। जो बाकी का गुड्स है 750 वाला, वो इस सेल्स में से आया होगा ना रिटर्न, मतलब वो 750 वाले गुड्स में प्रॉफिट कितना है? 1/5। तो 750 माइनस 1/5 इज 600, 750 माइनस 1/6 इज 625। तो सेल्स रिटर्न टोटल 1225 का हो गया, करेक्ट। लास्ट 5th July, on 5th July, goods of 4,000 received, which were to be sold on consignment basis. हमें 4,000 का किसी और का गुड्स कंसाइनमेंट पे मिला है, हमें कंसाइनमेंट बेसिस पे बेचना है। किसी और का गुड्स मिला है 5th जुलाई को, तो 8th जुलाई को वो हमारे गोडाउन में पड़ा होगा, मतलब वो 8th जुलाई के स्टॉक में इंक्लूडेड है। लेकिन क्या वो हमारी ओनरशिप का है? नहीं सर। क्या वो हमारे स्टॉक में आना चाहिए? नहीं सर। माइनस कर देंगे। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, तो बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून मिल जाएगा हमको। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th जून, it is 34,500 plus 7,500 minus 6,700 minus 1,225 minus 4,000, 30,075. Clear? Pause and copy. Now, last question in your test paper, question number 5. Determine value of stock to be taken for balance sheet. Determine क्या करना है? Find क्या करना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक जो बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब हमको फाइंड करना है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक अगेन। द स्टॉक वाज फिजिकली वेरीफाइड ऑन 23rd March and was valued at 6 lakh. So we are given physical stock on 23rd March. हमें दिया है फिजिकल स्टॉक ऑन 23rd of March. फिजिकल स्टॉक ऑन 23rd of March 6 लाख दिया है। परचेज ₹50,000. Of this, goods worth ₹20,000 were delivered on 5th April. See, what is given? Given क्या है? फिजिकल स्टॉक दिया है। फिजिकल स्टॉक ऑन 23rd जून दिया, 23rd मार्च दिया है। फाइंड क्या करना है? सर फाइंड करना है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st of March. हमारी ओनरशिप का स्टॉक ऑन 31st मार्च हमको फाइंड करना है। हमने
ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स परचेज किया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स परचेज किया है, मतलब 23 मार्च तक हमने परचेज नहीं किया था, 23 मार्च तक वो हमारे पास नहीं था, तो वो गुड्स क्या 23 मार्च के स्टॉक में है? नहीं सर। 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए, यस सर, ऐड कर देंगे, शुड बी एडेड। लेकिन क्या बोला है, 20,000 का गुड्स 5 अप्रैल को डिलीवर हुआ है, 50,000 में से 31 मार्च तक हमें फिजिकली डिलीवरी 30,000 के गुड्स का ही मिला था, 20,000 का गुड्स 31 मार्च तक डिलीवर नहीं हुआ था। सी, अगर हमें फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च बोलना है तो हम 30,000 ही ऐड करेंगे, क्योंकि 30,000 ही फिजिकली मिला है। लेकिन हम 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम तो 31 मार्च का बुक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम तो वो स्टॉक का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो हमारी ओनरशिप का है। भले 20,000 के स्टॉक का ओनर डिलीवरी नहीं मिला है, फिजिकली हमारे पास नहीं आया है, क्या ओनरशिप आ गया है? यस सर, परचेस तो हमने कर लिया था, ओनरशिप आ गया है, तो कैन वी से वी रिसीव्ड ओनरशिप ऑफ स्टॉक ऑफ 50,000। तो हाउ मच शुड बी एडेड हियर? सर, एंटायर अमाउंट ऑफ 50,000 हम लोग प्लस करेंगे गुड्स परचेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड, goods purchased during the period 50,000. See, these sums of stock reconciliation, they are very confusing. आपको बहुत दिमाग क्लियर रखना है, कुछ और साथ में चल रहा है दिमाग में तो ये कभी समझ में नहीं आएगा। आपको हमेशा 2 क्वेश्चन पूछने हैं, जो गिवन स्टॉक है उसमें इंक्लूडेड है क्या, दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है वो स्टॉक में होना चाहिए क्या। गिवन स्टॉक में इंक्लूडेड है और जो फाइंड कर रहे हैं उसमें भी होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं देना है। गिवन स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, फाइंड कर रहे हैं उसमें होना चाहिए, ऐड करना है। गिवन स्टॉक में इंक्लूडेड है, फाइंड कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए, माइनस करना है। तो पहले हमेशा 2 चीजें डिसाइड करो, गिवन स्टॉक में इंक्लूडेड है क्या, एंड फाइंड कर रहे हैं वो स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए क्या। तो आपको अपने आप पता चलेगा प्लस करना है कि माइनस करना है। सेकेंड, out of goods sent on consignment, goods worth ₹30,000 were unsold. अच्छा, गुड्स ऑलरेडी सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब गुड्स फिजिकली है क्या हमारे पास? नहीं सर, हमने तो एजेंट को दे दिया है, मतलब गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं पड़ा है। इज इट देयर इन फिजिकल स्टॉक? नो। लेकिन फ्रेंड्स, क्या एजेंट ने बेच दिया है? नहीं, अभी भी एजेंट के पास अनसोल्ड पड़ा है। तो ओनरशिप हमारा है कि हमारे पास से चला गया? हमारा ही है सर। अगर ओनरशिप हमारा है तो वो 30 जून के 31 मार्च के बुक वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए क्या? यस। फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, ऐड करेंगे। गुड्स lying unsold on consignment. थर्ड एंड फोर्थ आर बोथ रिलेटेड, तो हम साथ में ही पढ़ेंगे। सेल्स टोटल 1,70,000 था, करेक्ट। दिस इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹40,000 सेंट ऑन अप्रूवल। ये जो 1,70,000 का सेल्स था, इसमें से 40,000 का गुड्स ऐसा था जो अप्रूवल पे, सेल और रिटर्न पे हमने दिया था। हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न्ड, इसमें से हाफ तो उसने वापस दे दिया, वापस आ गया हमारे पास। एज रिगार्ड रिमेनिंग, नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड। बाकी का जो स्टॉक है उसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला है। नॉर्मली वी आर सेलिंग गुड्स एडिंग प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 25%. However, a lot of goods costing 30,000 was sold for 15,000. मतलब ये जो पर्टिकुलर लॉट ऑफ गुड्स है जिसका कॉस्ट 30,000 था, वो हमने प्रॉफिट पे नहीं बेचा है, वो 15,000 में बेचा है, मतलब लॉस करके बेचा है। तो हम एक काम करते हैं, टू हैव क्लैरिटी इन थॉट्स,
हम टोटल सेल्स 170 को एक साथ सोचते ही नहीं है, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो सेल जो अप्रूवल पे दिया था, एक वो सेल जो लॉस करके बेचा है, एंड रिमेनिंग अदर सेल्स। तो वी विल लुक एट इट इन 3 पार्ट्स: सेल्स गिवन ऑन अप्रूवल, सेल्स एट लॉस एंड रिमेनिंग अदर सेल्स एट प्रॉफिट। तो हम लोग ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है उसको 3 पार्ट में सोचते हैं। सबसे पहले वो 40,000 वाला सेल्स जो अप्रूवल पे हमने दिया था, जो सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था। सी, वो जो गुड्स अप्रूवल पे आपने दिया था, सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया था, कब दिया था? सेल्स वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड। सेल्स 23 मार्च के बाद हुआ है, मतलब ये 40,000 का गुड्स अप्रूवल पे 23 मार्च के बाद आपने सेंड किया है। 23 मार्च तक वो अप्रूवल पे सेंड कर दिया था क्या? 23 मार्च तक वो अप्रूवल पे नहीं दिया था। 23 मार्च तक तो वो आपके पास ही पड़ा था, और 23 मार्च तक अगर वो आपके पास पड़ा है तो वो ऑलरेडी 23 मार्च के स्टॉक में इंक्लूडेड है। इट इज इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ 23 मार्च। करेक्ट? हमारे फिजिकल स्टॉक में इंक्लूडेड है, क्योंकि 23 तक हमने किसी को दिया नहीं था, 23 के बाद दिया था। अब 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए क्या? सर, ये जो 40,000 का स्टॉक दिया था ना, इसमें से 20,000 का रिटर्न आ गया, वापस आ गया, तो वो 20,000 का स्टॉक 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। यस। जो बाकी का रिमेनिंग स्टॉक है उसका अप्रूवल नहीं मिला है, वो रिमेनिंग स्टॉक का अप्रूवल नहीं मिला है, मतलब वो रिमेनिंग स्टॉक अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो रिमेनिंग स्टॉक भी हमारी ओनरशिप का है, वो भी हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। तो 20,000 का जो रिटर्न आ गया वो तो हमारे पास फिजिकली आ गया है, वो तो हमारे स्टॉक में होना ही चाहिए। वो बाकी का 20,000 जो कस्टमर के पास पड़ा है उसका भी ओनरशिप तो हमारा ही है, वो भी हमारे स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या ये 40,000 का स्टॉक 31 मार्च के स्टॉक में आना चाहिए? यस। 23 मार्च के स्टॉक में है? यस। 31 मार्च के स्टॉक में आना चाहिए? यस। तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं देना है, ये इंक्लूड होना चाहिए, और ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है ना, तो इसका कोई इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं सर। दूसरा सेल्स, कौन सा सेल्स सर? जो 30,000 वाला सेल्स था, 30,000 वाला सेल्स था, क्या वो 23 मार्च के स्टॉक में है? यस। 23 मार्च के बाद बेचा है। क्या वो 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए? बेच दिया है, फिजिकली नहीं है हमारे पास, ओनरशिप भी चला गया है, तो वो 31 मार्च के स्टॉक में होना चाहिए क्या? नहीं सर। तो वो हमको माइनस करना पड़ेगा। वो गुड्स का कॉस्ट 30,000 था, सेलिंग प्राइस 15,000 था। करेक्ट? कॉस्ट 30,000 था, सेलिंग प्राइस 15,000 था, तो हमको अपने क्लोजिंग स्टॉक में से कितना माइनस करना है? 30,000 सर। हमको अपने स्टॉक में से तो उसका कॉस्ट ही माइनस करना है ना, तो हाउ मच शुड बी डिडक्टेड? 30,000। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, $30,000 का वो सेल्स जो एट लॉस हमने किया है वो हमको माइनस करना है। जो रिमेनिंग सेल्स है, रिमेनिंग सेल्स कितना है सर? टोटल सेल्स कितना था? टोटल सेल्स कितना था? 1,70,000। करेक्ट? उसमें से सेल और रिटर्न वाला सेल कितना था? 40,000 सर। एंड वो लॉस करके बेचा वो सेल कितना था? 170 क्या है? सेलिंग प्राइस। इसमें से जो गुड्स बेचा उसका सेलिंग प्राइस ही माइनस करना है ना, तो वो गुड्स जो लॉस करके बेचा था, बेचा कितने में था सर? बेचा 15,000 में था, तो हमारी सेल्स में कितना इंक्लूड हो गया है? 15,000 सर। 15,000 लेस करेंगे ना हम लोग, तो 170 माइनस 40 दैट इज 130 माइनस 15, 1,15,000 का रिमेनिंग सेल्स है। 1,15,000 का रिमेनिंग सेल्स है। ये कब बेचा है सर? ये 23 मार्च के बाद 31 मार्च के पहले बेचा है।
23 मार्च और 31 मार्च के बीच में बेचा है, 23 तक तो नहीं बेचा था ना, मतलब ये 23 के स्टॉक में था, 31 के स्टॉक में होना चाहिए, बेच दिया है सर, नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन 1,15,000 माइनस नहीं करेंगे, 1,15,000 तो सेलिंग प्राइस है, इसमें से प्रॉफिट एलिमेंट लेस करना पड़ेगा। हाउ मच इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स होगा ना, तो 1,15,000 माइनस 1/5, 92,000 माइनस करना पड़ेगा हमको, करेक्ट। तो 30,000 प्लस 92,000, हाउ मच विल बी इन टोटल डिडक्टेड? 1,22,000 सेल्स एट कॉस्ट हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज टू बी शोन इन बैलेंस शीट। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st ऑफ मार्च कितना मिल जाएगा? 5,58,000. Book value of stock to be shown in balance sheet will be 5,58,000. Correct? So pause and copy.